Good morning, class 7th students. Welcome all to your social studies classes. So we were studying about chapter number 5 in history, that is the Mughal Empire, है ना. हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ रहे थे. मुगल एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, और इसके 3 पार्ट्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं. एंड दिस इज द लास्ट पार्ट. ये आपका लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अबाउट अकबर द ग्रेट. अकबर के बारे में पढ़ने वाले एक केस स्टडी है जिसमें आपको अकबर के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा. अकबर कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ऑब्वियसली मुगल डायनेस्टी. चलो केस स्टडी अकबर द ग्रेट. आ जाओ पेज नंबर 73 पे सब. पेज नंबर 73 एंड टेक आउट पेंसिल एंड रबर विथ यू. ओके, केस स्टडी अकबर द ग्रेट. सोर्सेस, अकबर की देखो पहले फोटो. अकबर की फोटो नहीं, ऑब्वियसली पोर्ट्रेट है, ये बना हुआ है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज अबाउट द पीरियड ऑफ अकबर आर द अकबरनामा एंड एन अकबरी रिटन बाय अबुल फजल हु वाज वन ऑफ हिज 9 jewels नवरत्न्स. These books tell us about Akbar's ancestors, his early conquests, his administrative and religious policies and the developments in the field of art and architecture. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है अकबर के बारे में, जहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं, हमको ये तो पता नहीं है ना कि अकबर क्या थे, कौन थे, तो ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री से पता चलती हैं, इसलिए तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं. तो ये कहाँ पे लिखी गई हुई हैं अकबर के बारे में, सारी चीज़ें लिखी कहाँ गई हैं? अकबरनामा और एन अकबरी, जिसको अबुल फजल ने लिखा था. तो वेरी इंपॉर्टेंट, किसने लिखा? अबुल फजल. हम लोग पहले पढ़ क्या रहे हैं? अकबर द ग्रेट. है ना. इनकी जीटी बायोग्राफी किसने लिखी? अबुल फजल ने. वेरी इंपॉर्टेंट है, नीड टू गेट रिमेंबर, याद कर लीजिएगा. क्या लिखा? एन अकबरी. इसमें इन्होंने अकबर के जीवन के बारे में बताया. Who was one of his 9 jewels? अब 9 रत्न थे, 9 रत्न अकबर के कोर्ट में, जिनको हम लोग इंग्लिश में 9 jewels के नाम से थे, नाम से जानते हैं. अबुल फजल उनमें से एक थे. इसमें उन्होंने क्या बताया कि उसने कैसे कब्जा जमाया, मतलब कैसे वो राजगद्दी पे बैठे, फिर उसके बाद उन्होंने कैसे जीत हासिल की, किस तरीके से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया, उनकी क्या क्या रिलीजियस पॉलिसीज़ थी, किस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट किया इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. अकबरनामा जो है वो 3 वॉल्यूम्स में है. फर्स्ट वॉल्यूम हमें क्या बताता है? अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में, मतलब अकबर के जो पूर्वज लोग थे. सेकेंड वॉल्यूम हमें क्या बताता है कि अकबर ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया. और थर्ड, या फिर जिसको हम लोग कंक्लूडिंग समझेंगे, वो पोर्शन हम लोग अकबरनामा के सामने नाम से जानते हैं, एन अकबरी इटसेल्फ. इसमें हमें क्या पता चलता है? अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीगेरियन सिस्टम एंड वेरियस अदर पॉलिसीज. तो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसे वो रूल करता था. एग्रेरियन सिस्टम मतलब उस टाइम पे क्या एग्रीकल्चरल चीज़ें वो इम्प्लीमेंट करता था, और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ के बारे में. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स It has statistical information about various things like crops, wages, revenues and prices. चलो, early difficulties. अब और अकबर की क्या डिफ़िकल्टीज़ थी पता है ना? अकबर के बारे में हमने आप लोगों को पहले ही बताया. वो 13 साल की उम्र में क्या हुआ था? राजा बन गया हुमायूं के डेथ के बाद. तो कौन उसको करता था? उसको जो डिसीजन मेकिंग था उसके बिहाफ में कौन करता था? बैरम खान, जो कि अकबर का रीजन था. सब्जुगेशन ऑफ हेमू. हेमू वॉज द वेलियंट जनरल ऑफ द अफगान फोर्सेस. अब अफगान फोर्सेस से मुगल का क्या था? दुश्मनी था. हेमू अफगान फोर्सेस का वेलियंट जनरल था, बहुत ही बहादुर. ही डिजायर टू ड्राइव आउट द मुगल्स एंड री एस्टैब्लिश अफगान रूल. वो चाहता था कि मुगल रूल हट जाए और अफगान रूल फिर से आ जाए. तो इस चीज़ का, इस प्रिवेलिंग सिचुएशन का एडवांटेज उसने उठाया और उसने दिल्ली और आगरा पे कब्जा जमा लिया. उसके बाद क्या हुआ? मुगल और अफगान की आर्मी बिटवीन अ वॉर, जो लड़ाई हो गई मुगल और अफगान के आर्मीज के बीच में. 2 फोर्सेज मेट ऑन द बैटल फील्ड ऑफ पानीपत, वेयर 3 decades back in 1526 बाबर हैड डिफीटेड द लास्ट लोधी सुल्तान. वेरी इंटरेस्टिंग. देखो अब क्या हुआ? हेमू
और अकबर ये दोनों फिर से उसी बैटल फील्ड पे मिले, फिर से उसी युद्ध क्षेत्र की भूमि पर मिले जहाँ पर वही कौन था, पानीपत का वो क्षेत्र, जहाँ पे 30 साल पहले 1526 AD में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तभी तो आया था, इब्राहिम लोदी को हरा करके तो बाबर ने मुगल डायनेस्टी की नींव रखी थी, है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा के। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल। आपको पूरा डेट्स कौन किसको हराया, है ना, सब कुछ याद करना पड़ेगा। तो सेकंड में आ जाइए, पहले ही सेकंड है आपका। तो the two forces met on the battlefield of Panipat where 3 decades back in 1526 Babur had defeated the last Lodi Sultan. Bairam Khan led the Mughal army and fought a fierce battle known as the Second Battle of Panipat. Underline all this. बैरम खान ने मुगल आर्मी को नेतृत्व किया और एक बहुत ही भयानक युद्ध यहाँ पे हुआ जिसको हम लोग सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। और अफगान आर्मी के साथ ऑब्वियसली मुगल डायनेस्टी लड़ रही थी, मुगल रूलर्स। द ईयर वॉज 1556। तो ईयर कौन सा था, 1556। और बाबर ने कब लड़ा था, 1526 में। आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ा गया, सेकेंड 1556 में। द बैटल वॉज इवेंचुअली वन बाय द मुगल आर्मी एंड जनरल हेमू वॉज किल्ड। और यहाँ पे क्या हुआ, उस टाइम पे भी बाबर ने मुगल आर्मी से वो भी जीता था, और यहाँ पे भी क्या हुआ, मुगल आर्मी जीत गई और हेमू को मार दिया मुगल आर्मी ने। 10 मुगल्स रीगेन दिल्ली एंड आगरा। और इस तरीके से दिल्ली और आगरा पे फिर से मुगल ने कब्जे जमा लिया। पेंटिंग शोइंग द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अकबर एंड बैरम खान। अब अकबर और बैरम खान का क्या रिलेशन था, रिलेशन कोई उनका ब्लड रिलेशन नहीं था, लेकिन कैसे वो उनको देखभाल करते थे और कैसे उनके बिहाफ में वो काम करते थे। बैरम खान आपको पता है ट्रस्टेड फ्रेंड थे और जनरल थे हुमायूं के। उन्होंने हुमायूं को मदद किया था उनके टेरिटरीज़ को रीगेन करने में। हुमायूं की जब मृत्यु हो गई तो उनके जो छोटे बेटे थे माइनर सन अकबर, उनको बैठाया गया राजगद्दी पे। तो 1556 से लेकर के 1560 तक बैरम खान अकबर रेजेंट के तरीके से काम किया और बहुत सारी लड़ाई जीता उनके बिहाफ में 4 साल तक। और वो क्या करता था, सारी जो स्टेट के अफेयर्स थे, जो भी चीज़ें वहाँ पे होती थी, जो भी जब आप राजा, कोई भी राजा होगा तो वो अपने प्रजा को देखेगा ना, राजपाट जो करेगा वो सब वही संभालते थे। इस तरीके से बैरम खान बहुत ही पावरफुल बन गए और वो बहुत एरोगेंट बन गए एंड मेड मेनी एनिमीज ड्यू टू हिज र्यूड बिहेवियर। बहुत र्यूड बन गए, इस तरीके से बहुत पावरफुल बन गए। अब उन्हें ये लग रहा था कि हम ही राजा हैं, हम तो अकबर के बिहाफ में काम कर रहे थे वो, लेकिन उनको लग रहा था कि वही राजा हैं और बहुत ही वो एरोगेंट बन गए और उनके बहुत सारे दुश्मन बन गए उनके र्यूड बिहेवियर की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही कठोर व्यक्ति थे और वेरी अनपॉपुलर बन गए ड्यू टू हिज क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमीज। वो एनिमीज़ को इस तरीके से मारते थे। वो देखा होगा आप लोगों ने फिल्म वगैरह में, अकबर में देखा होगा, बहुत सारी फिल्म देखी होगी, उसमें बैरम खान किस तरीके से खून खराबा करते हैं वो। Hence he told Bairam that he wanted to take over the reins of the kingdom in his own hands। इसलिए उन्होंने कहा बैरम खान को कि आप इतने कठोर व्यक्ति हैं, आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, इसलिए मैं खुद, अकबर ने कहा, मैं खुद अब अपना राजपाट संभाल लूँगा। He persuaded Bairam to go on a pilgrimage to मक्का। उन्होंने बैरम खान को मक्का भेज दिया। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा पे, जो कि मुस्लिम्स का है, मक्का मदीना। तो बैरम को उन्होंने मक्का भेज दिया। ड्यूरिंग द जर्नी टू मक्का बैरम खान वॉज किल्ड बाय वन ऑफ हिज सेवरल आर्मीज इन गुजरात। बैरम खान के तो बहुत सारे दुश्मन थे, वो इतने कठोर व्यक्ति थे, इतने क्रूर व्यक्ति थे, तो बहुत सारे आर्मीज थे उनके। तो गुजरात में वो किसी एक उनके दुश्मन के द्वारा वो मारे गए जब वो जा रहे थे मक्का। Thus अकबर became his own master and continued with the work of expansion consolidation of the empire। इसके बाद अकबर अपने मास्टर खुद ही बन गए। अब अकबर के कॉन्क्वेस्ट देखेंगे। विक्ट्री ओवर हेमू को उन्होंने हराया और उसके बाद अकबर के अंदर बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया। दिल्ली आगरा में उन्होंने अपना राज्यपाट स्थापित किया और उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल अकबर मेड एफर्ट्स टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट विद इन द नोबिलिटी यूजिंग हिज डिप्लोमेटिक स्किल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़। अब अकबर जो थे वो बहुत इंटेलिजेंट काइंड ऑफ राजा थे। उन्होंने क्या किया, अपने डिप्लोमेटिक पावर्स को, उनकी बहुत स्ट्रांग थी डिप्लोमेसी, मतलब अंदर से कुछ और होना, बाहर से कुछ और होना। तो डिप्लोमेटिक स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी से जो उनके दुश्मन थे उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया। मतलब जो प्रस्ताव वगैरह उन्होंने आपस में एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। हिज हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम
governor of Kabul, and the Uzbeks were not happy with Akbar's growing power and revolted against him. तो उसके जो भाई थे, हाफ ब्रदर मतलब बोले भाई, मिर्ज़ा हाकिम, जो कि उस टाइम पे काबुल के गवर्नर थे, एंड द उज़बेक्स वर नॉट हैप्पी, उज़बेक भी हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे अकबर, क्योंकि ग्रो कर रहे थे बहुत, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया. He then launched his expanded policy which included both conquest and alliances. और फिर उसके बाद अकबर ने ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की कि इसके बाद क्या करेंगे, अगर कोई युद्ध करेगा तो भी उसको हरा करके भी हम अपने क्षेत्र को बढ़ाएंगे, और अगर कोई हमारे साथ समझौता करेगा तो भी हम लोग रेडी हैं. इनिशियली अकबर फोकस्ड ऑन नॉर्दर्न इंडिया, पहले तो नॉर्दर्न इंडिया पे अकबर ने फोकस किया. फर्स्ट टू सेंड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी टू मालवा. तो वहाँ पे क्या हुआ, रूलर ऑफ मालवा बाज बहादुर को हरा दिया अकबर की आर्मी ने, एंड अनेक्स भी कर लिया. देन अकबर सेंड हिज आर्मी टू गोंडवाना. तब वहाँ पे गोंडवाना की रानी कौन थी, रानी दुर्गावती. रानी दुर्गावती वॉज अ ब्रेव लेडी, बहुत ही ब्रेव लेडी थी, बट शी कुड नॉट डील विद द माइटी मुगल आर्मी एंड वॉज डिफीटेड. लेकिन मुगल आर्मी उस टाइम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और इस वजह से वो भी हार गई और गोंडवाना भी मुगल एडमिनिस्ट्री कब्जे में आ गया. अकबर नाउ टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स द राजपूत रूलर्स. अब राजपूत रूलर्स की तरफ इसका ध्यान गया जो कि राजस्थान के थे. इनको पता था कि राजपूत रूलर्स बहुत ही ब्रेव पीपल हैं और राजपूत टेरिटरी बहुत ही वास्ट है और स्ट्रांग भी है, तो इस पर हमको कब्जा जमाना बहुत ही टफ है. तो अकबर ने पहले तो क्या किया कि शांति प्रस्ताव भेजा कि भाई हम लोग क्या बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं आपस में. तो इन्होंने क्या किया, उनके कॉन्फिडेंस को जीतना चाहा. तो वेयर एवर पॉसिबल टुक मैनी राजपूत किंग्स इनटू मुगल सर्विस, और इस वजह से इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे राजपूत राजाओं को अपने अंडर में उन्होंने अच्छा काम दे दिया. ही मैरिड जोधा बाई. अब देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसी अलायंस के तहत उन्होंने जोधा बाई, जो कि राजा बिहारी मल थे एम्बर के, उनकी बेटी से उन्होंने विवाह कर लिया. हु वॉज एन एली ऑफ द मुगल्स, जिन्होंने उनके उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. दिस वे ही शोड हिज सेक्युलर बेंट ऑफ माइंड. और इस तरीके से उनका हमें ये दिखाई पड़ता है कि वो एक सेक्युलर बेंट ऑफ माइंड उनका ये दिखाई पड़ता है कि वो हर एक रिलीजन को महत्व देते थे. अदरवाइज वो एक हिंदू की जो राजपूतानी थी उससे क्यों विवाह करते. ही मेड सेवरल राजपूत रूलर्स एक्सेप्ट हिज सुप्रीमेसी. और इस वजह से बहुत सारे राजपूत रूलर्स जो थे उनकी सुप्रीमेसी, मतलब कि वो सबसे सुप्रीम है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया. In most of the cases, defeated kings were returned their land called वतन as an assignment. वतन जागीर. बहुत सारे केसेस में क्या होता था, जो लोग युद्ध करके जो राजा लोग हार जाते थे उनको फिर से अपने वतन भेज दिया जाता था. उसके अंडर में एक असाइनमेंट था जिसको वतन जागीर के नाम जानते हैं. अकबर डिड नॉट ह्यूमिलिएट एनी ऑफ द डिफीटेड राजपूत चीफ्स हु देयर आफ्टर बिकेम हिज ट्रस्टेड अलायंसेस. वो अकबर जो थे वो कभी भी ह्यूमिलिएट नहीं करते थे, कभी भी किसी को भी प्रताड़ित नहीं करते थे. किसी भी राजा अगर हार जाए तो और उसको अपने अंडर में ले लेते थे. These Rajput chiefs rendered great help to Akbar in the expansion and consolidation of the Mughal empire. फिर ये लोग भी क्या करते थे, अकबर का सहयोग करते थे उनके क्षेत्रफल को बढ़ाने में. One of the Rajput chiefs who did not accept Akbar's offer of friendship, जो कि राणा उदय सिंह थे मेवाड़ के, उन्होंने फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट नहीं किया. उन्होंने अकबर के सुप्रीमेसी को नहीं माना. उन्होंने अकबर के आर्मी पे अटैक कर दिया. मेवाड़, अकबर आर्मी अटैक मेवाड़. अकबर आर्मी ने मेवाड़ पे अटैक कर दिया और जो चित्तौड़ का फोर्ट था उस पर अपना कब्जा जमा लिया. राणा उदय सिंह वहाँ से भाग गए. वेयर ही लेटर बिल्ड द सिटी ऑफ उदयपुर. वो पहाड़ों पे भाग गए और वहाँ पे उन्होंने उदयपुर सिटी को डेवलप किया. फोर्ट ऑफ रणथंबोर वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड. फोर्ट जो था रणथंबोर पे उस पर भी कब्जा जमाया गया. बाई 1570 रूलर्स ऑफ बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, ये सब ने अकबर के सुप्रीमेसी को मान लिया. राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई 1572 AD में, लेकिन उनके जो ब्रेव सन थे महाराणा प्रताप, वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूड दिस स्ट्रगल टू विन बैक हिज मदरलैंड फ्रॉम द मुगल्स. वो लड़ते ही रह गए अपनी मातृभूमि पर अपना स्वराज्य स्थापित करने के लिए. In 1576 AD, Akbar sent his army led by the Rajput राजा मान सिंह. अब 1576 AD में अकबर ने एक राजपूत को भेजा, जिनका नाम था राजा मान सिंह, टू सबड्यू राणा प्रताप, कि वो राणा प्रताप को सबड्यू कर लें. Fierce war called the Battle of Haldi Ghati was fought between the armies of Akbar and Rana Pratap.
एक बहुत ही भयानक युद्ध छिड़ा जिसको हम लोग हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं, जो कि अकबर के आर्मी के बीच में हुआ और राणा प्रताप के बीच में हुआ। द बैटल वॉज वन बाय दी मुगल आर्मी। ऑब्वियसली मुगल आर्मी स्ट्रांग थी, उसने जीत लिया बैटल। लेकिन राणा प्रताप ने अपनी हार नहीं स्वीकारी और वो तब तक लड़ते रहे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1570 टू 1585 अकबर कॉन्क्वर्ड सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, उसने बहुत जगह अपना कब्जा जमाया। गुजरात के रूलर को उसने डिफीट किया बहुत सारे, और उसने ही टू कॉमेमोरेट दिस विक्ट्री ही बिल्ड द फेमस बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी। तो जब उसने गुजरात के जो रूलर थे उनको जब उसने डिफीट किया और इसकी खुशी जाहिर करने के लिए उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। देखो फोटो नीचे, बुलंद मतलब बहुत मजबूत, दरवाज़ा मतलब डोर। बिहार एंड बंगाल वर मेड अ पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। In 1580, Akbar's half-brother Mirza Hakim, who had charge of Kabul, invaded Punjab. Akbar himself led his army against Mirza and subdued him. तो उनके जो मुँह बोले भाई थे उनके खिलाफ भी इन्होंने अकबर ने आर्मी भेज दिया और फिर उनको भी अपने कब्जे में कर लिया। आफ्टर मिर्जाज डेथ इन 1586 काबुल वॉज annexed टू द मुगल एम्पायर। जब मिर्ज़ा की डेथ हो गई तो काबुल को भी मुगल एम्पायर ने अपने अंडर में ले लिया। सिंध, मुल्तान, कश्मीर ये सारे मुगल डायनेस्टी के अंडर में आ गए। His expedition of northwest frontier province was complete with the annexation of Khandar and Baluchistan in 1595 AD. अभी तो कोई नॉर्थ की बात। अब डेक्कन रीजन में क्या क्या हुआ? बहमानी किंगडम हैड ब्रोकन इनटू 5 सेपरेट किंगडम्स। अब इस दौर ही में ही बहमानी किंगडम 5 अलग अलग किंगडम्स में बन गया था, जो कि आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। Akbar sent many expeditions to the Deccan and conquered some of its parts including अहमदनगर। तो अकबर ने क्या किया, बहुत जगहों पर कब्जा जमाया, डेक्कन में भी, जो कि अहमदनगर में भी जब कब्जा जमाया। थ्रू हिज कॉन्क्वेस्ट अलायंसेस अकबर बिल्ड अ लार्ज एम्पायर। ठीक है, तो वो क्या करता था, युद्ध करता था, फिर उन पर विजय पाता था और कहीं कहीं पर समझौता करके वो अपना क्षेत्रफल उसने बहुत बढ़ा लिया। At its peak, the empire stretched from Kashmir in the north to the Godavari river in the south and from Khandar in the west to the Bengal province in the east. यहाँ से यहाँ तक उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। This way he brought almost the whole of India under his sole dominion and gave it a definite shape. और इस तरीके से वो पूरा एक तरीके से उसने पूरे भारत पर ही कब्जा जमा लिया। अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज़ क्या थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस पॉलिसीज़, फिर कल्चरल डेवलपमेंट्स और लिटरेचर। चलो, अकबर क्या करता था, सारे रिलीजन्स में भरोसा रखता था। उसका जो सेक्युलर माइंड था वो बहुत ही अच्छा था। वो सारे, वैसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम था तो सिर्फ मुस्लिम को इम्पोर्टेंस देता था, वो हर धर्म को बराबर का हक देता था, अधिकार देता था। अकबर डिड नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं करता था रिलीजियस बेसिस पे। उसने जजिया को हटा दिया एंड ऑल्सो द पिलग्रिम टैक्स विच हैड टू बी पेड बाय द नॉन मुस्लिम। और अगर तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कर जो देना होता था, जो टैक्स देना होता था, उसको भी उसने हटा दिया। बहुत सारे जो अच्छे अच्छे पोस्ट थे उसके ऑफिस में, उसने वहाँ पर हिंदूज़ को ही बैठाया, हिंदूज़ को ही वो दिया। उसने हैंड ऑफ फ्रेंडशिप राजपूत के तरफ अपना क्या बढ़ाया, मित्र व्यवहार उसने बढ़ाया। ठीक है, मित्रता का अपना उसने अलायंस भेजा, समझौता भेजा। He promoted intermixing of the Hindus and Muslims by himself marrying Rajput princes। उसने क्या किया, इंटरमिक्सिंग मतलब हिंदू मुस्लिम को आपस में मिल के कैसे रहना चाहिए, इसलिए उसने खुद ही विवाह कर लिया जोधाबाई से, और इस चीज़ को उसने प्रमोट भी किया, आगे भी बढ़ाया, मतलब इस चीज़ को उसने सहयोग दिया। अकबर अलाउड हिज हिंदू सब्जेक्ट्स टू बिल्ड टेम्पल्स। ठीक है, हिंदूज़ को उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप अपना टेम्पल्स बनवाओ। उसके लिए वो दान भी देता था और वो खुद भी पार्टिसिपेट करता था उनके फेस्टिवल्स में, जैसे कि दिवाली, होली। अब देखो, इबादत खाना। इन 1572 AD अकबर बिल्ड द इबादत खाना मीनिंग अ हॉल ऑफ वर्शिप एट फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी जहाँ पे हॉल ऑफ वर्शिप, जहाँ पे पूजा पाठ हो सकता था, उसने वो बनवाया इबादत खाना। बहुत सारे रिलीजियस टीचर्स को वहाँ पर उसने इन्वाइट किया, अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोगों को वहाँ पे वो बैठ कर के डिस्कशन करता था। दीन इलाही। After long debates and discussions with the people of various faiths, Akbar concluded that all religion preach the common message of love for the entire humanity. बहुत सारे धर्म के लोगों से बात करने के बाद अकबर को ये पता चला कि सारे धर्म हमको एक ही चीज़ सिखाते हैं कि हमें कैसे प्रेम बढ़ाना चाहिए, है ना, दुनिया में।
तो ही स्टार्टेड अ न्यू फेथ कॉल्ड दीन इल्लाही विच वॉज बेस्ड ऑन द मेन आइडियल्स ऑफ ऑल रिलीजन। तो उसने एक नया फेथ निकाला जिसका नाम था दीन इल्लाही, जो कि यही बताता था कि हर एक रिलीजन अपने आप में बराबर है, अपने आप में सामान्य है, सिमिलर है। दीन इल्लाही एनकरेज बिलीफ इन वन गॉड। दीन इल्लाही मतलब भगवान, आप एक भगवान में भरोसा रखो। अकबर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द स्पिरिचुअल गाइड ऑफ हिज पीपल। खुद ही लोगों को बताता था कि मैं खुद ही स्पिरिचुअल गाइड हूँ। दोज हु एक्सेप्टेड दीन इल्लाही वर रिक्वायर्ड टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन एंड लीड अ प्योर लाइफ। जो लोग दीन इल्लाही को एक्सेप्ट करते थे उनको ये कहा जाता था कि आप सारे रिलीजन को मानोगे। अकबर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड प्रिंसिपल ऑफ सुलह कुल मीनिंग पीस विथ ऑल। ठीक है, दिस प्रिंसिपल वॉज एम्ड एट स्प्रेडिंग पीस, शांति को बढ़ावा देने के लिए और टॉलरेंस एंड यूनिटी इन अ कंट्री ऑफ वेरियस फेथ्स। अकबर्स दीन इल्लाही वॉज एक्चुअली नॉट अ फेथ। अकबर का जो दीन इल्लाही था वो एक भरोसा नहीं था। इंस्टेड इट वॉज ओनली अ कोड ऑफ कंडक्ट विच हैड नो सेक्रेट टेक्स्ट, रिचुअल, प्रीस्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ये कोड ऑफ कंडक्ट था, मतलब ये आपको फॉलो करना था, एक टाइप का ये कंडक्ट था जिसमें कोई भी सेक्रेट टेक्स्ट नहीं था। मतलब कोई भी आपको ऐसी धार्मिक ग्रंथ नहीं मिलेगी, कोई रिचुअल नहीं मिलेगा, कोई भी प्रीस्ट नहीं मिलेंगे जैसे कि आपको जो लोग बताते हैं, जैसे ब्राह्मण्स में आपके पंडित वगैरह होते हैं, कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं मिलेगा। मतलब एक कोड ऑफ कंडक्ट था जो आपको फॉलो करना था। दैट मीन्स आपको सारे रिलीजन्स को बराबर का अधिकार देना था। जो पीपल जिन्होंने एक्सेप्ट किया दीन इल्लाही को बहुत कम ही लोग थे। वाइल बीरबल एक्सेप्टेड इट, राजा मान सिंह शोड हिज ओपन डिसअप्रूवल। बीरबल ने दीन इल्लाही को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन राजा मान सिंह ने इसको डिसअप्रूव कर दिया, उन्होंने नहीं माना। अकबर रेस्पेक्टेड एवरीवन्स व्यूज़। अकबर को सबकी चीज़ें, मतलब जिसका भी जो व्यू है, जो चीज़ समझता है, उसको सब चीज़ों को वो रेस्पेक्ट करते थे, उसकी इज्जत करते थे। फेथ वॉज ग्रेजुअली फॉरगॉटन आफ्टर अकबर्स डेथ। लेकिन दीन इल्लाही का उतना बोलबाला नहीं था और अकबर की मृत्यु के बाद ये एकदम से ही खत्म हो गया। कल्चरल डेवलपमेंट में आ जाएंगे। बहुत सारे आर्किटेक्चर, आर्ट और लिटरेचर फ्लरिश हुए अकबर के दौरान, अकबर कार्यकाल के दौरान। पेंटिंग, आर्ट ऑफ पेंटिंग फ्लरिश अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अकबर। पेंटिंग को फ्लरिश किया अकबर ने। उन्होंने रॉयल कारखानास बनवाया, वर्कशॉप्स बनवाया जहाँ पे पेंटर्स आते थे डिफरेंट कंट्री से और बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाते थे। ठीक है, ऑल्दो स्टाइल ऑफ पेंटिंग तो क्या था, पर्शियन, लेकिन उसमें इंडियन कलर्स का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरीके से एक नया जो पेंटिंग का स्टाइल था वो वहाँ पे डेवलप हो गया, जो कि पर्शियन और इंडियन का मिक्सचर था। वेराइटी ऑफ थीम्स यूज़ किया जाता था इन पेंटिंग्स में, है ना। इन पेंटिंग्स में रॉयल कोर्ट और उनके हंटिंग के बारे में भी उनको भी दर्शाते थे। डेकोरेटेड बुक्स, ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग्स भी पेंटर्स बनाते थे। टू मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ दिस टाइम वर दासवान एंड जसवंत। तो उस टाइम पे बहुत अच्छे फेमस पेंटर्स हैं, उनका दो का नाम क्या है, दासवान और जसवंत। म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट था। अकबर बहुत ही अच्छे पसंद करता था म्यूज़िक को। अबुल फजल, जिसने इसकी बायोग्राफी लिखी है, उसकी बात कही गई बात है कि देयर वर 36 म्यूजिशियंस इन द कोर्ट ऑफ अकबर, के 36 म्यूजिशियंस थे और इनमें से सबसे जो चीफ थे, सबसे मेन थे, वो कौन थे, मियां तानसेन। तानसेन के बारे में सब लोग जानते हैं। तानसेन इज रिमेंबर्ड एज अ ग्रेट म्यूजिशियन इन द हिंदुस्तानी स्ट्रीम ऑफ इंडियन म्यूजिक, है ना। ही कंपोज सेवरल राग, कैसे, कौन कौन से राग, मियान की तोड़ी, रागा दीपक, राग दरबारी, वो बहुत सारे राग को कंपोज करते थे। हिंदुस्तानी म्यूजिक इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन म्यूजिकल फॉर्म्स। अंडर अकबर्स पैट्रोनेज तानसेन प्रोड्यूस्ड अ डिस्टिंक्ट म्यूजिकल ट्रेडिशन बाय कंबाइनिंग द हिंदुस्तानी एंड पर्शियन म्यूजिकल स्टाइल्स। तो अकबर के दौरान जो मियान तानसेन थे, इन्होंने राग बनाए और जो कि इंडियन और पर्शियन स्टाइल को मिक्स करके था। चलो लिटरेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। इनके दौरान में साहित्य का क्या हाल था। ऑल्दो अकबर हिमसेल्फ वाज नॉट एजुकेटेड, ही वाज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लिटरेचर एंड लर्निंग। वो 13 साल में ही वो तो राजगद्दी पे बैठ गए, वो उनको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, है ना। तो वो एजुकेटेड तो थे नहीं, लेकिन उनको साहित्य में उनको बहुत ही उनका इंटरेस्ट था। ही हैड द रामायण ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। उन्होंने रामायण जो हमारी धार्मिक ग्रंथ है उसको उन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। पर्शियन वॉज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज दौरान पर्शियन थी। कुछ फेमस बुक्स जो कि टर्किश और अरेबिक में थे उसको भी उन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट कराया। अकबर गेव पेट्रोनेज टू बोथ पर्शियन एंड हिंदी पोइट्स। अकबर ने क्या दिया, पर्शियन और हिंदी पोइट्स को बहुत ही मानते थे, जैसे कि केशव दास, रहीम, वाला भट्टाचार्य, तुलसीदास, सूरदास। देखो ये सब जो थे उन्हीं के दौरान में हुए थे, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान।
तुलसीदास इज नोन फॉर हिज रामचरितमानस, सबको पता है तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। गुड नंबर ऑफ बुक्स इन पर्शियन इंक्लूडिंग द अकबरनामा एन ए अकबरी। अब अकबरनामा एन ए अकबरी कौन से लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो पर्शियन। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अकबर वॉज एन आर्डेंट एडमायरर ऑफ आर्ट, आर्ट मतलब ब्यूटिफुल, है ना। तो अकबर जो थे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एडमायरर थे, मतलब वो बहुत पसंद करते थे आर्ट को और लर्निंग को। आर्ट और लर्निंग मतलब कला और पढ़ने को। हिज कोर्ट ब्रॉडकास्टेड एरिडाइट स्कॉलर्स एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट। उनका जो कोर्ट था एरिडाइट मतलब अपने क्षेत्र में बहुत ही विख्यात व्यक्ति, जिसको बहुत ही पकड़ हो अपने क्षेत्र के बारे में, मतलब वहाँ का महान व्यक्ति। तो उनको वो लोग क्या करते थे? ब्रॉडकास्ट करते थे, मतलब बताते थे, लोगों से बातचीत होती थी। द 9 मोस्ट लर्नेड मैन इन हिज कोर्ट वर नोन एज द नवरत्न्स। जो लर्नेड मैन मतलब जो बहुत ही महान व्यक्ति थे, जिन्होंने बहुत ही अपने फील्ड में जो बहुत ही अच्छा काम करे, वो 9 जो नौरत्न हम लोग जानते हैं अकबर कोर्ट में थे, वो कौन कौन थे? अबुल फजल जो कि राइटिंग में थे, फैजी तानसेन जो कि म्यूजिक में थे, बीरबल के बारे में सब लोग जानते हैं, राजा तोदरमल और राजा मानसिंह, है ना। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, अभी 6 ही लिखे हैं यहाँ पे, बाकी के 3 आप लोग हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें आंसर बताओगे, ठीक है। आप लोग एक काम करना, आप लोग नवरत्न का जो नाम है 9 जो लोग थे नवरत्न 9 ज्वेल्स, उनके आप लोग नेम बताएंगे हमको इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। एवरी वन ऑफ यू विल डू द होमवर्क एज आस्क्ड। ऐसा कहा गया है, आप सब लोग करेंगे, ठीक है क्लास। तो इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, और विद दिस वी आर एंडिंग विद दिस चैप्टर। दिस वॉज अ बिट लॉन्ग चैप्टर, थोड़ा सा बड़ा था, नो प्रॉब्लम, वी आर एंडेड इट, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके क्लास, थैंक यू।